गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट की, वो कुछ इस तरीके से हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा कि मैनेजमेंट होता क्या है, अलग अलग पर्सनालिटीज़ ने मैनेजमेंट के बारे में क्या कहा है, और प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट का एक फ्लो चार्ट हमने पढ़ा था। अब हम कुछ मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैनेजमेंट की, वो है मैनेजमेंट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी। Management basically deals with the attainment of some clearly defined objectives. Objectives differ from organization to organization. तो मैनेजमेंट बेसिकली डील करती है कुछ जो बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब कि एक टारगेट है आपका पूरी कंपनी का कि ये अचीव करना है, तो पूरा मैनेजमेंट उसी को करने में लगता है। और हर कंपनी का जो टारगेट है या हर ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है वो अलग अलग रहता है। जैसे सपोज करिए NHAI है, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका टारगेट है रोड, जितनी भी हाईवेज हैं उनको मेंटेन करना, उनके कंस्ट्रक्शन करना। तो ये उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है, तो मैनेजमेंट उस पे काम करेगा पूरा। अब कोई और कंपनी है, सपोज कीजिए कोई टूरिस्ट कंपनी है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को लाना। यानी कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप देखें तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस कितना डिफरेंट हो गया। तो मैनेजमेंट अलग अलग दोनों चीज़ों में काम करता है। ठीक है। सेकेंड, इट इज़ एन एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। Management is one of the important factors of production together with the land, labor and capital. It is an efficient management of economic resources. मतलब कि जितने भी resources हैं उनको कितना efficiently हम use कर सकते हैं, कितना efficiently उसे use करना है, कम से कम resources से ज़्यादा काम लेना, ये भी एक तरह का management है। ठीक है। जैसे मैनेजमेंट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टुगेदर विद लैंड, लेबर एंड कैपिटल। मैनेजमेंट इज एन ऑपरेटिव फोर्स which assembles and integrate other factors of production, namely men, machines, material and money. तो अगर सपोज कीजिए मैनेजमेंट एक्चुअली क्या करता है, एक ये वो फोर्स है, वो बल है जो बेसिकली सब चीज़ों को एक साथ असेंबल करता है, यानी एक साथ इकट्ठा करता है और फिर जोड़ता है। जैसे कि प्रोडक्शन में सपोज कीजिए क्या क्या चाहिए, मैन, मशीन्स, मटेरियल, मनी, तो इन सबको किस तरीके से मैनेज करना है, ये भी एक, और इन रिसोर्सेज को किस तरीके से असेंबल किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लिया जा सके। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट की कि एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। थर्ड जो है वो है मैनेजमेंट इज़ अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस, यानी मैनेजमेंट एक स्पेसिफिक प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज़ अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट ये सब काम करता है। क्या करता है मैनेजमेंट के अंदर, क्या क्या आता है, सबसे पहले आप प्लान करो, फिर उसे ऑर्गेनाइज करो, ऑर्गेनाइज करने के बाद स्टाफिंग, मतलब कि हर स्टाफ को जो जो आपको टास्क देना है वो दो, उन्हें डायरेक्ट करो कि किस तरीके से करना है, एंड देन कंट्रोल, जब काम शुरू हो जाए तो उसे किस तरीके से कंट्रोल करना है वो। अच्छा, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट रहता था, वो है इन बिजनेस द बेसिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, while in service organization like hospital the basic objective is to provide better service. Management coordinates the effort of the workers to achieve the objective of the organization. देखिए, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में था कि मैनेजमेंट एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पर्पस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट काम करती है। जैसे कि अगर कोई बिजनेस है तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना।
आपको प्रॉफिट की ही रहता है कि आपको प्रॉफिट कमाना है, बट कुछ होते हैं जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में प्रॉफिट एक फैक्टर हो सकता है, बट उससे भी इम्पोर्टेंट है बेटर सर्विस देना। बेटर हॉस्पिटैलिटी जो होती है वो प्रॉफिट से भी ऊपर आ जाता है। प्रॉफिट तो रहेगा रहेगा, बट बेटर सर्विस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि किस तरीके से मैनेज किया जाए पूरे हॉस्पिटल को, कि हर पेशेंट को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाए। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक पर्पसफुल एक्टिविटी है क्योंकि उसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो चेंज होते रहते हैं। तो हम थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था, अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, इट इज फाउंड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ वेयर द इकोनॉमिकल एंड इंटेलिजेंट एप्लीकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज are involved. The principles and techniques of management are universally applicable to all group activities performed at any level of organization. तो बेसिकली मैनेजमेंट कहाँ पर फटाफट आ जाता है, अगर हम डेली लाइफ में भी देखें जहाँ पे कम रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं। अगर रिसोर्सेज कम हैं तो एक बहुत ही इंटेलिजेंट एप्लीकेशन चाहिए होता है। सपोज कीजिए हमें किसी भी चीज़ हमें चाहिए 5 यूनिट किसी काम को करने के लिए, पर हमारे पास 3 यूनिट है, तो आपको क्या है, एक इंटेलिजेंट एप्लीकेशन चाहिए कि हम किस तरीके से इन 3 रिसोर्सेज को यूज़ करके अपना काम निकाल लें। ठीक है, सेकेंड थिंग, जो प्रिंसिपल और टेक्निक्स है मैनेजमेंट की वो सब पे एप्लीकेबल है। जहाँ पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जहाँ पे ग्रुप एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं वहाँ पे मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली एंटर हो जाता है। ठीक है, जो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर से जिस पॉइंट पे इंसिस्ट कर रही हूँ वो ये है कि ग्रुप एक्टिविटीज़ में मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और छोटे ग्रुप से एक बड़ा ग्रुप बनता है, बड़े ग्रुप से एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो मैनेजमेंट वहाँ पे धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है एज अ टीम ऑफ मैनेजर एंड सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। मैनेजमेंट एज अ टीम ऑफ managers represent a system of authority, a hierarchy of command and control. Managers at different level possesses varying degree of authority. Authority enables the manager to perform their functions effectively. देखिए, हर टीम के ऊपर एक मैनेजर होगा, ठीक है, तो हर टीम के ऊपर मैनेजमेंट होगा। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे एक मैनेजर होता है जो अपनी अपनी टीम को कंट्रोल करता है, उसे रेगुलेट करता है ताकि वो पर्टिकुलर टास्क को अचीव कर सके। ठीक है, तो अथॉरिटी इनेबल्स द मैनेजमेंट टू परफॉर्म देयर फंक्शन। तो बेसिकली मैनेजर्स क्या हो गए, एक अथॉरिटी हो गई, जो कि डिफरेंट फील्ड में जो भी मैनेजर्स हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली अपनी टीम को मैनेज कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कोऑर्डिनेशन इज द सोल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रुप एक्टिविटीज़ के आते ही बेसिकली क्या होना चाहिए, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन, क्योंकि अगर उन्हें एक टास्क को कंप्लीट करना है तो उन्हें इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा एक साथ में। जैसे इट इज़ मैनेजमेंट इज नेसेसरी इन द ग्रुप एक्टिविटीज़। वेरियस ह्यूमन बींग्स ऑर्गेनाइज्ड इन फॉर्मल ग्रुप्स आर एंडेवरिंग to achieve the common organizational objective. So various departments in the organization must work in harmony with one another. In the absence of coordination of efforts of different group, there will be conflicts and chaos. तो बेसिकली क्या है कि मैनेजमेंट ज़रूरी है ग्रुप एक्टिविटीज़ में। बहुत अलग अलग वेरियस ह्यूमन बींग से क्या मतलब है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर, अलग अलग नेचर के लोग अवेलेबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, फॉर्मल ग्रुप्स के अंदर, तो और उनको सेम ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। अब एक जो ह्यूमन है वो कहेगा नहीं हम इस तरीके से काम करेंगे, दूसरा कहेगा हम इस तरीके से काम करेंगे, तो क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। कोई एक वर्कर दूसरे वर्कर के ओपिनियन से
अगर कन्विंस नहीं है तो भी कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन होना। कोऑर्डिनेशन जब अच्छा रहेगा तो दोनों, तो सब ग्रुप में, एक पूरे ग्रुप में एक हार्मनी बनी रहेगी, यानी सब एक दूसरे से कन्विंस होंगे, कभी कोई एडजस्ट करेगा कभी कोई एडजस्ट करेगा, तो इससे क्या होगा, आप इजीली टास्क को अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो लड़ाइयाँ होंगी बेसिकली, तो क्या होगा, हम एक दूसरे के काम को काटने की कोशिश करेंगे, यानी हम कोशिश करेंगे कि ये टारगेट अचीव ही ना हो, तो बेसिकली सफ़र कौन करेगी उस केस में, ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेवन्थ, तो ये कोऑर्डिनेशन भी एक कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट की। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज डायनामिक। देखिए, मैनेजमेंट इज अप्लाइड टू ह्यूमन ग्रुप। ह्यूमन ग्रुप वर्क इन सोसाइटी। The ever-changing social environment directly and indirectly affect the group activities. Thus, changing environment provides a challenge to management. Efficient management cannot remain static. It must adapt itself to changing conditions. मैनेजमेंट एक डायनामिक होता है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम ह्यूमन ग्रुप्स में अप्लाई करें तो ह्यूमन ग्रुप जो होते हैं वो सोसाइटी में काम करते हैं, और सोशल एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोशल एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, जो कि ग्रुप एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है। तो जब एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, जैसे कि कंडीशंस पर डिपेंड करता है, जैसे कि आज कोविड 19 की सिचुएशन है, तो यानी एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग हो गया। अब जो लोग ग्रुप में ऑफिस में काम कर रहे थे वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो डिफरेंट एनवायरनमेंट हो गया, बट इसमें भी मैनेजमेंट चाहिए। कम मैनेजमेंट इतना डायनामिक होना चाहिए कि जिन लोगों से आप ऑफिस में काम करा रहे थे, एक्चुअली उनसे घर पे काम कराना क्या होता है। तो ये एक मैनेजमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी, ये डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि अब वर्क फ्रॉम होम में भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है कि एफिशिएंटली वर्क हो। हर कैंडिडेट से आप एफिशिएंटली वर्क, हर एम्प्लॉय से आप एफिशिएंटली वर्क करा सके। तो मैनेजमेंट भी चेंज हो गया अपने अकॉर्डिंग। तो मैनेजमेंट को चेंजिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स अ चैलेंज टू मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को भी इस तरीके के चैलेंजेस मिलते रहते हैं, ठीक है, जैसे नॉर्मल सिचुएशन से कोविड-19 की सिचुएशन। ओके, एफिशिएंट मैनेजमेंट कैन नॉट रिमेन स्टैटिक। जो मैनेजमेंट एकदम, जो कहते हैं सॉलिड होता है, एफिशिएंट होता है, मीन्स 100% जिससे आउटपुट मिल रहा है, 100% टारगेट अचीव हो रहे हैं, वो कभी भी स्टैटिक नहीं रह सकता। यानी हमें टाइम टू टाइम मैनेजमेंट में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन चेंज करना पड़ता है। ओके, इट मस्ट अडॉप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग कंडीशन। मैनेजमेंट को जैसे भी कंडीशंस चेंज होती है, मैनेजमेंट को भी अपने अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं। और मैनेजमेंट डायनामिक है, मतलब मैनेजमेंट इसके लिए बिल्कुल फ्री है, मैनेजमेंट कैन डू दिस। ओके, मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग। द मैनेजर्स आर डिसीजन मेकर्स। एग्जाम्पल, द मार्केटिंग मैनेजर डिसाइड्स अबाउट हाउ टू मार्केट, when to market, how to market, when to market, where to market, etc. A finance manager takes decision। तो देखिए, मैनेजर्स क्या होते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं। मार्केटिंग मैनेजर्स डिसीजन मेकर्स होते हैं। मार्केटिंग मैनेजर ही डिसाइड करता है कि मार्केट में कैसे और कब जाना है कोई प्रोडक्ट और कहाँ जाना है। सपोज कीजिए कोई प्रोडक्ट बना, एनी प्रोडक्ट, टूरिज्म का प्रोडक्ट बना, शॉपिंग का प्रोडक्ट बना, एनीथिंग, तो मार्केटिंग मैनेजर ही डिसाइड करेगा कि कब मार्केट में ये जाना चाहिए कि इसकी जो ये सेलिंग हो वो अच्छी हो, ठीक है, अभी मार्केट की सिचुएशन क्या है और कब ये मार्केट में टिकेगा, ठीक है। तो मार्केटिंग मैनेजर ये करता है। फाइनेंस मैनेजर टेक्स डिसीजन अबाउट हाउ मच फंड विल बी नीडेड। फाइनेंस मैनेजर क्या देखता है कि कितना पैसा चाहिए, हाउ टू कलेक्ट फंड्स, कहाँ से पैसा ले सकते हैं हम, ठीक है, एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, और जितना पैसा इस प्रोडक्ट से आएगा, यानी जो प्रॉफिट होगा
उसे हमें एम्प्लॉयज़ में, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये बेसिकली कौन देखता है? फाइनेंस मैनेजर, एक्सेट्रा। सच काउंटलेस नंबर ऑफ डिसीजन बेस्ड अपॉन डेटा एंड एनालिसिस कॉन्स्टिट्यूट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे डिसीजन होते हैं। तो एक तरीके से मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट ही होता है जो इतने बड़े बड़े डिसीजन लेता है। ठीक है, इवन कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी जो आप ये मत सोचिए कि मैनेजमेंट जैसे एमबीए से रिलेटेड है तो ये कुछ स्पेसिफिक आईटी और कंप्यूटर्स कंपनी में ही होता है। ये ऑटोमोबाइल कंपनीज, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, हर जगह मैनेजमेंट होता है। रीज़न, मार्केटिंग में जाना, फिनेंस को मैनेज करना, ये सब मैनेजर्स ही करते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। देखिए, मैनेजमेंट इज नॉट ओनली अ साइंस बट ऑल्सो एन आर्ट। ओके, मैनेजमेंट सिर्फ साइंस नहीं है, आर्ट भी है। इसका क्या मतलब हुआ? As an art, it refers to innate qualities of managers. As an artist, the manager has to depend on his own experience, intuition, and judgment while making a decision on taking action. He has to handle the person tactfully, manage man tactfully. As a scientist, he relies upon the existing theory and philosophy of management and develops new knowledge, new principles, applies scientific attitude and method in problem solving। देखिए, इसमें कहा है कि मैनेजमेंट सिर्फ साइंस ही नहीं है, आर्ट भी है। इसका क्या मतलब हुआ? एज एन आर्टिस्ट, मैनेजर को अपने एक्सपीरियंस पे भी, थ्योरी के अलावा अपने एक्सपीरियंस पे भी बिलीव करना पड़ता है, अपने इंट्यूशंस पे भी बिलीव करना पड़ता है और अपने जजमेंट पे भी। तो दिस इज बियॉन्ड साइंस, ये एक विज्ञान से अलग चीज़ है। ठीक है, पर्सन को टेक्टफुली हैंडल करना पड़ता है, यानी मैनेजमेंट, जो भी टीम में लोग हैं उनको टेक्टफुली हैंडल करना पड़ता है। और साइंस कहाँ पे आती है? साइंस आती है एग्जिस्टिंग थ्योरी। जो भी थ्योरी है उस पर रिलाई करना, मैनेजमेंट की फिलॉसफी पर रिलाई करना, और नई नॉलेज, नए प्रिंसिपल्स, ये सब अप्लाई करना, मेथड्स अप्लाई करना किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मैनेजमेंट बेसिकली दोनों का एक कंपोजिशन हो गया, आर्ट और साइंस का। आर्ट कहाँ पे आ गया? आपके इंट्यूशन पे, एक्सपीरियंस पे और जजमेंट पे, कि आप किसी चीज़ को किस तरीके से जज कर रहे हैं। साइंस कहाँ आ गई? जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है आप यूज़ कर रहे हैं, न्यू प्रिंसिपल्स डेवलप कर रहे हैं, साइंटिफिक एटीट्यूड को अप्लाई कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट की फिलॉसफी है उसको पढ़ के काम कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसलिए जो मैनेजमेंट के बारे में टेलर्स और जो अलग अलग थे, वो सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं थे, कुछ फिलोसफर थे, कुछ सोशल वर्कर्स थे। तो दोज आर डिफरेंट पर्सनालिटीज। ओके, अब डीन स्टैनले ने ऑब्जर्व किया, एट प्रेजेंट मैनेजमेंट इज 90% आर्ट एंड 10% साइंस। तो जो डीन स्टैनले थे वो ये कहते थे कि मैनेजमेंट जो है, अभी जो मैनेजमेंट है करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसमें 90% आर्ट है। मतलब 90% एक ह्यूमन को अपने इंट्यूशन, अपने जजमेंट और अपने एक्सपीरियंस पे बिलीव करना चाहिए, और 10% साइंस है। यानी 10% जो आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो, फिलॉसफी और प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक एटीट्यूड, ये सब 10% ही कंट्रीब्यूट करता है किसी भी मैनेजमेंट में। बट इन द कोर्स ऑफ टाइम द परसेंट ऑफ साइंस विल इंक्रीज। बट जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, तो ये तो उस टाइम की बात है जब ये थ्योरी लिखी गई थी, और फिर ये प्रेडिक्शन की गई, ये कहा गया कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, यानी फ्यूचर में साइंस का परसेंट बहुत बढ़ता जाएगा। Born managers can still become better manager if they receive scientific training। कुछ होते हैं गॉड गिफ्ट होते हैं, यानी उन्हें, उनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि दे कैन मैनेज एनीथिंग, बस उन्हें थोड़ी सी साइंटिफिक ट्रेनिंग चाहिए, यानी कुछ प्रिंसिपल, फिलॉसफी, एक स्टडी चाहिए, एक डिग्री चाहिए। आफ्टर दैट वो बहुत ही रिनाउंड मैनेजर्स बन जाते हैं। ठीक है, इन मॉडर्न टाइम्स मैनेजमेंट इज रैपिडली इमर्जिंग एज अ प्रोफेशन।
management consultancy services are employee available nowadays. ओके, तो ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट जो आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन, डिफरेंस एंड रिलेशनशिप, एक सेकेंड, ये है आपका टॉपिक, डिफरेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो तीन चीज़ें होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। अब तीनों में डिफरेंस क्या है ये हम देखते हैं। देखिए तीनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप इसका डिफरेंस पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगी आगे। और मैनेजमेंट बहुत अच्छा टॉपिक है, ये आपकी सिर्फ डिप्लोमा में ही नहीं है, आपके आगे लाइफ में, अगर आप बाद में इंजीनियरिंग करते हैं या कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो आपको मैनेजमेंट अपने आप में एक ऐसी स्टडी है जो आपको अभी से मैनेज करना सिखाएगी लाइफ के अंदर, कि किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाता है, वेदर योर कॉलेज और ऑफिस और एनीथिंग। तो एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड। एडमिनिस्ट्रेशन वो प्रोसेस है जो कि किन ऑब्जेक्ट्स को अचीव करना है उसको डिटर्मिन करता है। ठीक है, मैनेजमेंट, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग द वर्क एज पर द ऑब्जेक्टिव लेड। अब एडमिनिस्ट्रेशन ने तो क्या करा, ऑब्जेक्टिव बता दिए, इन ऑब्जेक्ट्स को अचीव करना है। ओके, अब मैनेजमेंट क्या करेगा, प्लान करेगा कि किस तरीके से वर्क किया जाए इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की। तो बेसिकली मैनेजमेंट ने क्या की, प्लानिंग। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, देखिए इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द वर्क इनटू डिफरेंट टास्क एंड ड्यूटीज एज प्लान। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, जो मैनेजमेंट ने प्लान किया है उसको डिवाइड करेगा लोगों को, कि ये प्लान है, अब ये 10 पीपल हैं, तुम्हें ये टास्क दिया गया, तुम्हें ये टास्क दिया है, 10 लोगों के काम को डिफाइन कर दिया ऑर्गेनाइजेशन ने और उनकी ड्यूटीज बता दी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो आपको। एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, किसी भी कंपनी की चीज़ को डिसाइड कर दिया कि इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है। जैसे मैंने बताया NHI का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, कि कंस्ट्रक्शंस ऑफ हाईवे एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईवे। ओके, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड कर दिया, बट मैनेजमेंट क्या करेगा, उसे प्लान करेगा कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होना चाहिए और किस तरीके से उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। ओके, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, NHI, वो बेसिकली क्या करेगी, वो डिवाइड करेगी अपनी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको, कि भाई तुम ये साइड देखोगे, तुम ये साइड देखोगे, और उनकी ड्यूटीज़ डिफाइन कर देगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इट लेज डाउन द पॉलिसीज़ एंड प्रिंसिपल। एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा पॉलिसीज़ को बनाता है और प्रिंसिपल्स को बनाता है, कि ये पॉलिसीज़ बन चुकी है तुम्हारी, इस पॉलिसीज़ के अंदर ही काम होना चाहिए, नियम कानून बना देता है एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को, कि किस तरीके से ये जो नियम कानून बनाए गए हैं इनको हम एग्जीक्यूट करें। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो इट ऑर्गेनाइजेस द वर्क, वो अपने काम पे ध्यान देती है। ओके, और मैनेजमेंट देखता है कि कोई नियम और कानून का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, ये मैनेजमेंट दिखेगा। ओके, थर्ड पॉइंट है, इट प्रिपेयर्स द फ्रेमवर्क अंडर विच वन इज टू आस्क टू वर्क एंड एग्जीक्यूट। तो एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि फर्स्ट पॉइंट के ही सिमिलर है, कि फ्रेमवर्क बना देता है, यानी कि एक लिमिट। फ्रेम कैसा होता है, फ्रेम वो होता है जिसमें चारों तरफ, अगर आप फोटो फ्रेम भी आपने देखा है, बेसिकली क्या होता है कि उसमें चारों तरफ फ्रेम होता है तो अंदर एक चीज़ कन्फाइंड हो गई। तो फ्रेमवर्क बेसिकली ये होता है, फ्रेमवर्क के अंदर प्रिंसिपल्स आ गए, नियम कानून आ गए, अब उस फ्रेम के बाहर आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या करेगा, इट सुपरवाइज एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ असाइन्ड वर्क। मैनेजमेंट देखेगा कि आपको जो भी काम दिया गया है उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है और उसे कंट्रोल करेगा। जैसे ही आप उस फ्रेम के बाहर जाएंगे मैनेजमेंट उसको टोक देगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी,
It draws out the line of authority and determines the line of action. ऑर्गेनाइजेशन एक अथॉरिटी बना देगी कि ये लाइन ऑफ अथॉरिटी इस नियम को रेगुलेट करेगी और एक लाइन ऑफ एक्शन बता देगी, यानी एक लाइन ड्रॉ कर देगी जिसके अंडर ही आपके वर्क एग्जीक्यूट होने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन फोर्थ पॉइंट क्या है? इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, गाइडेंस एंड लीडरशिप। इट प्रोवाइड्स गाइडेंस, डायरेक्शन एंड लीडरशिप। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली क्या करता है? डायरेक्शन देता है, गाइडेंस देता है। डायरेक्शन कैसे दी उसने? ऑब्जेक्टिव डिफाइन करके। गाइडेंस कैसे दी? नियम और कानून बना के। लीडरशिप कैसे दी? आपको एक फ्रेम के अंदर डाल दिया कि आप इसके बाहर नहीं जाएंगे, तो वो उसकी लीडरशिप हो गई। मैनेजमेंट, ये कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ को, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, इट डेलीगेट्स द अथॉरिटी एंड फिक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी देना और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, यही ऑर्गेनाइजेशन का काम है लोगों के बीच में। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट जो है इन तीनों में डिफरेंस, वो है इट इज़ द फर्स्ट एंड प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। ये तो क्लियर हो गया आपको अब तक कि एडमिनिस्ट्रेशन ही वही फर्स्ट चीज़ है जो कि मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को गाइडलाइन देती है। मैनेजमेंट, इट कम्स सेकेंड, फॉलोज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिराइव स्ट्रेंथ फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट किसको फॉलो करता है? एडमिनिस्ट्रेशन को। तो इट कम्स सेकेंड and it occupies the third place and solely responsible for what the management has planned and administration has said. तो अपने आप ऑर्गेनाइजेशन थर्ड पॉइंट पे आ गया, यानी थर्ड प्लेस पे आ गया, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है कि मैनेजमेंट ने क्या प्लान किया है और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से सेट किया जाए। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आपका जो असाइनमेंट है आज का, जैसा कि मैंने आपको बताया, एमए और ईएल के कुछ टॉपिक्स बिल्कुल सेम हैं, तो हम वो साथ साथ कवर करेंगे। तो ये सेम असाइनमेंट एमए का है, सेम असाइनमेंट ईएल का है, एंड दिस इज असाइनमेंट 2 ट्यूटोरियल 1 के अंदर ही आएगा। आप अपने अपने रिस्पेक्टिव चैप्टर्स लिख लेंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 9, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका जो है टॉपिक वो है व्हाट आर द डिफरेंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट ब्रीफली। तो इसमें आपको मुझे पूरे 8 और 9 पॉइंट्स जो मैंने कवर किए हैं विद हेडिंग्स अच्छे से लिखने हैं। क्वेश्चन सेकंड, आप चाहे तो अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, चाहे तो कोई बुक रेफर कर सकते हैं, बट कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज असाइनमेंट विल बी रिजेक्टेड। क्वेश्चन सेकंड आपका है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जो कि आपका सेकंड टॉपिक है। तो ये आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर से पहले सबमिट कर देंगे, ओके। तभी आपकी अटेंडेंस मार्क होगी एमए और ईएल दोनों की, ओके। थैंक यू।